नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आज 23 नवंबर है। आज से ठीक 2 साल पहले 23 नवंबर को ही श्रद्धा ने मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखाई थी। जानते हैं उस रिपोर्ट में क्या लिखा था? श्रद्धा ने लिखा था कि आफताब मेरा गला घोंटकर मुझे मार डालेगा, इसके बाद वो मेरी लाश के टुकड़े कर उन्हें फेंक देगा। 1.5 साल बाद इस लेटर के लिखे जाने के आफताब ने ठीक ऐसा ही किया। अब जाहिर है यह सिर्फ इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। ठीक 730 दिन पहले, यानी आज से ठीक 2 साल पहले, 23 नवंबर 2020 को आफताब ने जो कुछ कहा था उसने ठीक वैसा ही किया। मुंबई के तुलिंज पुलिस स्टेशन में ठीक 730 दिन यानी 2 साल पहले, वो 23 नवंबर 2020 की तारीख थी जब श्रद्धा ने अपने हाथों से ये शिकायत लिखकर थाने में दी थी। काश इस शिकायत को लिखने और सच्चाई जानने के बाद भी श्रद्धा आफताब के साथ न रहती तो शायद आज जिंदा होती। अजीब इत्तेफाक है, आज 23 नवंबर 2022 की तारीख है और इसी तारीख पर 2 साल पुरानी 23 नवंबर 2020 को लिखा श्रद्धा का ये खत, या यूं कहें कि पुलिस कंप्लेंट सामने आया है। अगर अब तारीख और साल को भुला दें और सिर्फ इस शिकायत को पढ़ जाए तो ऐसा लगेगा कि श्रद्धा ने यह खत खुद के कत्ल के बाद लिखा है। जो बात उसने 2 साल पहले लिखी थी, 1.5 साल बाद उसके साथ ठीक वही हुआ। वैसे ही गला दाबा गया, वैसे ही दम घोटा गया, वैसे ही लाश के टुकड़े किए गए और वैसे ही टुकड़ों को बाहर फेंक दिया गया। यह महज इत्तेफाक था या फिर सचमुच श्रद्धा को अपना अंजाम मालूम था? और अगर उसे अपना अंजाम मालूम था तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि खुद की जान हथेली पर रखकर वो अपने होने वाले कातिल के साथ रह रही थी? इस इत्तेफाक या मजबूरी पर बात करें उससे पहले क्यों ना एक बार 2 साल पहले यानी 23 नवंबर 2020 को लिखे श्रद्धा के इस खत या पुलिस कंप्लेंट को ऊपर से नीचे तक पढ़ लेते हैं। सेवा में थाना अध्यक्ष, एवरशाइन सिटी, वसई ईस्ट। मैं मिस श्रद्धा विकास वालकर, उम्र 25 साल, आफताब अमीन पूनावाला, उम्र 26 साल, फोन नंबर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराना चाहती हूँ जो कि वर्तमान में B302 रीगल अपार्टमेंट, विजय विहार कॉम्प्लेक्स, ARC भवन के पास रह रहा है। वो मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। वो मुझे मारता पीटता है। आज उसने मेरा गला घोंटकर मुझे मारने की कोशिश की। उसने मुझे डराया और ब्लैकमेल भी किया। उसने ये भी कहा कि वो मुझे मार डालने के बाद मेरी लाश के टुकड़े करेगा और फिर उन्हें फेंक देगा। पिछले 6 महीने से वो मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव कर रहा है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं इस शिकायत को लेकर पुलिस के पास जा सकूं, क्योंकि उसने मुझे मार डालने की धमकी दी है। उसके माता पिता को इस बात की जानकारी है कि वो मेरे साथ मारपीट करता है और मुझे मार डालना चाहता है। उन्हें ये भी पता है कि हम लोग ईस्ट में लिव इन में रह रहे हैं और वो लोग वीकेंड में मिलने आते हैं। मैं अभी तक उसके साथ रह रही हूँ और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं और उम्मीद है कि हमें उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। मगर अब मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। इसलिए अगर मुझे कोई भी शारीरिक हानि होती है तो माना जाए कि ये उसी ने किया है, क्योंकि वो जान से मारने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। उसने कहा है कि मुझे जहाँ भी देखेगा मुझे नुकसान पहुँचाएगा। श्रद्धा विकास वालकर। दरअसल 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने यह पुलिस कंप्लेंट तब दी थी जब आफताब ने उसकी हालत कुछ ऐसी कर दी थी। नाक, गाल, गला, कमर के निचले हिस्से पर बेतहाशा चोट और चोटों के निशान थे।
आफताब ने तब श्रद्धा की बुरी तरह पिटाई की थी। इस पिटाई के बाद श्रद्धा को उसके दोस्त अस्पताल ले गए, जहां उसे भर्ती कराना पड़ा। अपने उन्हीं दोस्तों के मशवरे के बाद तब श्रद्धा ने तुलिंज पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेन दी थी। तब श्रद्धा ये तय कर चुकी थी कि अब वो आफताब से अलग हो जाएगी, उसके साथ बिल्कुल नहीं रहेगी। लेकिन अफसोस, वो फिर से आफताब के बहकावे में आ गई। आफताब ने तब श्रद्धा को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए धमकी दी कि अगर वो उसके पास नहीं लौटी तो वो खुदकुशी कर लेगा। उसने श्रद्धा से माफी भी मांगी। श्रद्धा पसीज गई और अस्पताल से फिर उसी आफताब के पास पहुंच गई। इतना ही नहीं, आफताब के कहने पर ही उसने अगले ही दिन तुलिंज पुलिस स्टेशन में दिया गया अपना ये कंप्लेन भी वापस ले लिया। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी नहीं बल्कि सचमुच आखिरी गलती साबित हुई। इस मामले में जो भी ज़रूरी कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई तुलिंज पुलिस की तरफ से की गई है। जो अर्जी दी गई थी, अर्जी के ऊपर में जांच हुई है। जांच के बाद में खुद जो कंप्लेनेंट ने लिखित बयान दिया है कि उसकी अब कोई कंप्लेंट या तकरार रही नहीं है और जो उसका जो ये था फ्रेंड था, उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था, और जिसके चलते वो मतलब वहीं पे वो क्लोज हो गया। जरा सोचिए, अगर इस कंप्लेन के साथ ही श्रद्धा आफताब से अलग हो जाती तो क्या उसकी जान बच नहीं जाती? चलिए, श्रद्धा ने आफताब पर भरोसा किया इसलिए वापस लौटी, लेकिन उस आफताब का क्या जिसने 1.5 साल पहले ही श्रद्धा के कत्ल की पूरी स्क्रिप्ट ही लिख डाली थी। बस कत्ल की तारीख को छोड़कर इन लाइनों को फिर से बड़े गौर से पढ़िए। श्रद्धा लिखती है, आज उसने मेरा गला घोंटकर मुझे मारने की कोशिश की। उसने मुझे डराया, ब्लैकमेल किया, साथ ही ये भी कहा कि वो मुझे मार डालेगा, मेरी लाश के टुकड़े करेगा और फिर बाहर फेंक देगा। श्रद्धा ने यहाँ जो कुछ लिखा वो सब कुछ हूबहू सच साबित हुआ। 18 मई 2020 को आफताब ने श्रद्धा को ठीक इसी तरह मारा। उसने पहले श्रद्धा का गला घोंटा, फिर लाश के टुकड़े किए। इसके बाद उन टुकड़ों को किश्तों में बाहर फेंकता रहा जब तक कि सारे टुकड़े बाहर नहीं निकल गए। साल 2020 में श्रद्धा ने पुलिस में एक शिकायत की थी, जिसमें उसने साफ कहा था कि आफताब उसे धमकाता है और उसके साथ मारपीट करता है। इतना ही नहीं, श्रद्धा ने साफ साफ कहा था कि आफताब ने कहा था कि वो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। हालांकि इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि राजीनामा हो गया और बाद में शिकायत श्रद्धा ने वापस ले ली। लेकिन ठीक 2 साल के बाद आफताब ने ठीक वैसा ही किया जैसा श्रद्धा ने अंदेशा जताया था, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये दरअसल गुस्से में किया गया मर्डर नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया मर्डर था। वैसे श्रद्धा के इस खत या कंप्लेन का एक और पहलू भी है। शायद इस सवाल का जवाब भी इसी खत में है कि आफताब के तमाम जुल्म सितम के बावजूद श्रद्धा उससे दूर क्यों नहीं जा रही थी। दरअसल श्रद्धा सचमुच आफताब से प्यार करती थी और वो उसके साथ शादी करना चाहती थी। आफताब की तमाम शिकायत कंप्लेन में लिखने के बावजूद वो अपने दिल की इस बात को छुपा नहीं पाई थी। इस पुलिस कंप्लेन के अलावा श्रद्धा का एक चैट भी अब सामने आया है। शायद ये श्रद्धा की जिंदगी का आखिरी चैट था। 18 मई 2022 और शाम के 4:34 पर श्रद्धा ने इंस्टाग्राम पर अपने एक दोस्त को मैसेज लिखा था, जबकि बकौल आफताब 18 मई की रात 8 से 10 के दरमियान ही उसने श्रद्धा को मार डाला था। यानी इस चैट को लिखने के अगले 4-5 घंटे बाद श्रद्धा मारी गई थी। श्रद्धा ने इस चैट में अपने एक दोस्त को लिखा था, दोस्त मुझे खबर मिल गई है। फिर थोड़ी देर बाद वो उसी दोस्त को दूसरा मैसेज लिखती है कि मैं किसी चीज में बहुत बिजी हो गई थी। 18 मई को उसी दोस्त ने श्रद्धा को जवाब भी लिखा, क्या खबर मिली है तुम्हें? लेकिन श्रद्धा ने फिर पलटकर इस मैसेज का जवाब नहीं दिया। इस दोस्त को क्या, इसके बाद कभी किसी को श्रद्धा ने जवाब नहीं दिया। मगर वो दोस्त लगातार अब भी श्रद्धा को मैसेज किए जा रहा था। मगर 3 महीने बाद भी जब श्रद्धा का कोई जवाब नहीं आया
तब 15 सितंबर को उसने आफताब को मैसेज किया, आफताब को फोन भी किया, लेकिन आफताब ने उससे बात नहीं की। 24 सितंबर शाम 4:15 बजे उस दोस्त ने श्रद्धा को फिर मैसेज किया, पूछा तुम कहाँ हो, क्या तुम सेफ हो, मगर इसका भी जवाब नहीं आया। तब तक कुछ और दोस्त भी श्रद्धा को ढूंढने लगे और फिर उन्हीं दोस्तों से बात होते हुए श्रद्धा के भाई और पिता तक पहुंची। इसके बाद श्रद्धा के पिता ने पहली बार अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। अंजाम ये कि आफताब पकड़ा गया। इस बीच बुधवार को रोहिणी के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल में आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफी टेस्ट जरूरी था ताकि इस टेस्ट के जरिए यह अंदाजा लगाया जा सके कि आफताब किन सवालों पे सच बोल रहा है और किन सवालों के गलत जवाब दे रहा है। पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आफताब से ज्यादातर सवाल श्रद्धा के साथ रिश्तों, लड़ाई झगड़ा, कत्ल, लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने की जगह और हथियार वगैरह के बारे में पूछे गए। आफताब की पुलिस हिरासत 25 नवंबर को खत्म हो रही है। इसे देखते हुए पुलिस की कोशिश है कि अगले 2 दिनों के अंदर ही उसका नार्को टेस्ट भी पूरा हो जाए। दरअसल नार्को टेस्ट के जरिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आफताब के दिमाग में छुपे श्रद्धा के कत्ल और लाश के सबूतों को बाहर निकालना चाहते हैं। पुलिसिया तफ्तीश के बाद अब दिल्ली पुलिस साइंटिफिक जांच के जरिए आफताब पर शिकंजा कसना शुरू कर चुकी है। आफताब का पहले दिन का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया गया। उसमें आफताब से पूछा गया कि तुम श्रद्धा को कैसे जानते थे, श्रद्धा से कहां मुलाकात हुई थी, तुमने श्रद्धा को कहां मारा और किस तरीके से मारा, उसके बाद उसकी लाश के टुकड़े तुमने कहां कहां फेंके। दरअसल पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए दिल्ली पुलिस ये जानना चाहती है कि आफताब कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। अब भी बहुत से ऐसे राज हैं जिन पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। इसके लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट आफताब के दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। नार्को टेस्ट से पहले बुधवार को आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। दरअसल इस टेस्ट के जरिए एक्सपर्ट्स ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आफताब ने अब तक जो कुछ भी बोला है वो कितना सच है और कितना झूठ। वैसे कभी भी किसी आरोपी का सीधे नार्को टेस्ट नहीं किया जाता, उससे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट जरूरी है। पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए यह पता लगाया जाता है कि आरोपी कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है। उसके सामने वही सारे सवाल रखे जाते हैं जो नार्को टेस्ट के दौरान रखे जाने हैं। इस टेस्ट से यह अंदाजा लगाया जाता है कि किस सवाल पर आरोपी सच बोल रहा है और किस पर झूठ। इससे नार्को की एक बुनियाद रखी जाती है। इसके बाद जब नार्को टेस्ट होता है तब तक यह अंदाजा लग चुका होता है कि किन किन सवालों पर आरोपी सच बोल रहा है और किन किन सवालों पर वो लड़खड़ा रहा है या फिर गुमराह कर रहा है। फिर वही सवाल नींद बेहोशी की हालत में नार्को टेस्ट के दौरान उससे दोहराए जाते हैं। जवाब अलग हुआ तो समझिए काम बन गया। पॉलीग्राफी टेस्ट जो होता है एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है जिससे हम देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है ट्रुथ बोल रहा है या डिसेप्टिव है, कि इन्फॉर्मेशन दे रहा है या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये नॉन इन्वेजिव टेक्निक है जिससे इसके बॉडी के सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं उस टाइम पे, और जहाँ वो इन्फॉर्मेशन कन्फाइंड कर रहा होता है तो उससे वो नार्कोमेट टेस्ट में हेल्प मिलती है उसको रिवील करने में। वैसे चलते चलते आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने फिर एक नया दावा किया है। इस बार दावा यह है कि एक इंसानी जबड़े का कुछ हिस्सा उसके हाथ लगा है। इस जबड़े के साथ कुछ दांत भी हैं। इनमें से 2 दांत ऐसे हैं जिनका रूट कनाल हुआ है। खबर है कि श्रद्धा ने भी अपने दांतों का मुंबई में रूट कनाल करवाया था। वैसे ये अभी तक खबर ही है, क्योंकि बाकी सबूतों की तरह ये सबूत भी अब तक पुलिस के पास मालखाने में ही है। फॉरेंसिक लैब नहीं पहुंचा है तो पहुंचने का इंतजार कीजिए। न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली के बाहर गुड़गांव, इसके अलावा हिमाचल, उत्तराखंड और मुंबई में दिल्ली पुलिस की टीमें मौजूद हैं और वो एविडेंसेस की तलाश कर रही हैं। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने अब तक 17 हड्डियां बरामद की हैं और इसके अलावा एक जबड़ा भी दिल्ली पुलिस को मिला है। लेकिन ये किसके हैं ये अभी जांच होना बाकी है। पहले तो इनकी फॉरेंसिक होगी। फॉरेंसिक होने के बाद ये पता लगेगा कि इंसान की है कि जानवर की है। फिर ये तय किया जाएगा कि मेल है फीमेल है। फिर उम्र तय की जाएगी और उसके बाद डीएनए किया जाएगा ताकि पता लग सके कि जो हड्डियां हैं वो श्रद्धा की ही है।